मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है वो हमें ये बताने जा रहे हैं कि आजकल के दिनों में साइबर ठगी के 10 सबसे बड़े तरीके कौन से हैं। देखिए, ये तरीके जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तरीके नहीं जानेंगे, इनके बारे में नहीं समझेंगे, तो अपने आप को कैसे इनसे बचा पाएंगे। तो अभिषेक आपको ये 10 तरीके बता रहे हैं। थैंक यू पल्लवी। देश में साइबर फ्रॉड करने वाले के जो तरीके हैं वो नए नए तरीके अपना रहे हैं, नए नए पैंतरे अपना रहे हैं और आपको एक तरह से उसमें लूट रहे हैं। लेकिन आपको उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बल्कि उनके पैंतरों को, उनके तरीकों को जो है वो आपको पहचानना है। ऐसे ही 10 तरीके हम लोग लेके आए हैं जो कि साइबर फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं वो अपनाते हैं और साइबर ठगी को एक तरह से अंजाम देते हैं। तो चलिए एक एक करके उनको हम लोग स्क्रीन पर लेके आते हैं और समझते हैं। तो ट्राई के अधिकारी बनकर सिम बंद करने की धमकी दी जाती है। इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी बनकर, फेक कर्मचारी बनकर आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपका जो सिम है वो एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, तो इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। फिर आपसे कहेगा कि अगर आपको ये सिम नहीं बंद करना है तो फिर आपको एक फ़ाइन या पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, पार्सल कस्टम में अटका होने की बात कहकर पैसे मांगे जाते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट का फेक अधिकारी यहाँ पर बनकर आपको फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपका जो कोई पार्सल आया हुआ है जो कि इलीगल तरीके से उसमें सामान पाए गए हैं, हो सकता है कि ड्रग्स वगैरह का नाम लिया जाए या कुछ और XYZ तरीके के सामान इलीगल नाम लिए जाएं और कहेंगे कि आप यहाँ पर आइए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर एक तरह से आप आपको फ़ोन पे ही कहा जाता है कि आप पेनाल्टी इसकी पे करिए, जिससे कि ये केस रफा दफा कर दिया जाएगा। तीसरा जो तरीका जो अपनाते हैं वो डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड, हाल के दिनों में भी कई सारे केसेस ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जिसमें कि CBI या पुलिस का अधिकारी बनकर आपको पहले फ़ोन किया जाता है, उसके बाद आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि स्क्रीन के सामने ही आपको रोक दिया जाता है। फिर आप कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई जानकारी किसी से बात नहीं कर सकते। फिर आपको धीमे धीमे करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पूरी तरह से गिल्टी प्रूव करने की एक तरह से कोशिश की जाती है। उसके बाद आपको एंड में पैसे एक तरह से आपसे ठगे जाते हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कौन से तरीके हैं वो भी हम समझते हैं। तो रिश्तेदार की गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे मांगे जाते हैं। इसमें बोला जाता है कि एक तरह से कि आपका फैमिली मेम्बर जो है वो हमारी गिरफ्तारी में है, तो फिर आपको उसकी बेल आउट कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये भी एक तरीका साइबर फ्रॉड वाले जो हैं वो अपना रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वें तरीके की ओर देखते हैं हम लोग। तो उससे बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर ऐड दिखाना, एक दिन में 50,000 कमाइए। ये भी एक तरीका अपनाया गया है, जिसमें एक तरह से ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। बोला जाता है कि आप एक दिन में ही 50,000 रुपये कमा सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में मतलब एक दिन में ही आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ऐसी स्कीम्स, ऐसी पैंतरे यहाँ पर बोले जाते हैं और एक तरह से आपको उसमें फंसाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। छठे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फेक ऑनलाइन जॉब्स की बात भी यहाँ पर कही जाती है, जिसमें एक तरह से आपको बोला जाता है कि गारंटीड जॉब जो होगी वो आपको मिलेगी, आप पैसे दीजिए और जॉब लीजिए। जॉब तो आपके लगेगी नहीं, लेकिन आपके पैसे यहाँ पर ज़रूर चले आएंगे। उसके बाद 7वें तरीके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लॉटरी जीतने का भी एक तरह से झांसा दिया जाता है, यानी कि आपको ईमेल या मैसेज के ज़रिए लॉटरी आपकी लग गई है। बोला जाएगा कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, इस लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत पैसे जो हैं वो आपके खाते में चले आएंगे। तो इस तरीके से भी आपको सावधान रहना है। 8वें तरीके की अगर बात करें तो गलती से आपको अकाउंट में पैसा आ गया है, वापस करिए। फ़ोन करके साइबर फ्रॉड आपको एक तरह से बोलेगा कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं। आपको मौका भी नहीं देगा कि आप एक बार चेक कर सकें कि वाकई में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, और आपको एक तरह से उसमें अपने जाल में फंसा के आपसे पैसे वो ऐंठ लेगा। 90 तरीके की बात करें तो KYC एक्सपायरी हो जाती है, उसके लिए भी आपको बोला जाता है कि इसको आपको KYC करवानी पड़ेगी। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि बैंक वाले जो कर्मचारी होते हैं, फेक कर्मचारी बनकर आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो KYC है वो एक्सपायर कर गई है और आपको KYC करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, उसके बाद आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे। और लास्ट तरीके की अगर बात करें तो उसमें है फर्जी इनकम टैक्स रिफंड ईमेल भेजने का स्कैम किया जाता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिफंड की एक मेल आती है जिसमें बोला जाता है कि आपको इनकम टैक्स जो है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, आपको पर्सनल जानकारी देनी पड़ेंगी, तब जाके आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर आप हो सकता है कि उस जाल में फंस जाएं, अल्टीमेटली आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये हैं कुछ 10 तरीके जो कि कॉमनली यूज हैं, जो कि हाल के साल 2 साल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपको इन तरीकों से बचने की बेहद ज़रूरत है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। ओवर टू यू पल्लवी।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने वो 10 तरीके बता दिए जो आज का साइबर फ्रॉड्स जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आखिरकार ठगी जो है वो किस किस तरह से हो रही है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से जो है वो बचना है। तो इसलिए हमने आपको ये 10 तरीके बताए हैं ताकि आप भी सावधान हो सके। वापस अंकित जी के पास चलते हैं। अंकित जी, किसी भी तरह के साइबर ठगी का अगर हम शिकार हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो है क्लेम उसका ले, तो क्लेम प्रोसेस करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी होते हैं? इसके अंदर हमें पुलिस की एफआईआर, बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक से एक लेटर कि हमारे पैसे वापस नहीं मिल सकते, कुछ हमें अपने प्रूफ कि हमारे साथ ये हुआ है। मान लो अगर हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो उसकी रिसीट्स, पेमेंट रिसीट, हमने पैसा ट्रांसफ़र किया किस मीडियम से हुआ, वो सब हमें डिटेल्स देनी पड़ती हैं विद आर आइडेंटिटी प्रूफ्स, जिसके अंदर हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस को पास ऑन किए जाते हैं, वो इनके ऊपर पूरी कार्यवाही करते हैं और उसके बदले में हमें क्लेम प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो क्लेम प्रोसेस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि अंकित जी ने बताया ज़रूरी, आपको आईडी प्रूफ देना होता है, एफआईआर की कॉपी जो है वो देनी होती है, बैंक का जो आपका बैलेंस शीट वगैरह है उसकी कॉपी जो है स्टेटमेंट आपको ज़रूर देनी होती है ताकि आप ये दिखा सकें कि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा आपको बैंक से जो एक रिपोर्ट भी देनी होती है कि अब ये पैसा वापस नहीं आ सकता है। इसके अलावा अंकित जी, साइबर पॉलिसी अगर कोई व्यक्ति जो है लेना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली टर्म्स और कंडीशंस जो है वो कौन सी उसको स्पेशली जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, उसके अंदर तो सबसे बड़ा बेसिक कंडीशन तो बेसिक डिजिटल हाइजीन ही है कि उसे अपना कोई भी पासवर्ड, कोई भी सिंपल नहीं रखना है, अपनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। यही सब मेन कंडीशंस हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी सब तो आपका पर्सनल साइबर इंश्योरेंस संभाल ही लेगी। ठीक है, तो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत कीजिए, खास तौर पर अगर आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आजकल बच्चे जो है गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें भी चैट वगैरह के ऑप्शंस जो है आप डिसेबल करके रखिए। उसके अलावा अपने पासवर्ड्स को सिंपल बिल्कुल मत रखिए और बच्चों के साथ तो इन पासवर्ड्स को बिल्कुल शेयर मत कीजिए ताकि कल को ऐसा ना हो कि बच्चे आपके अकाउंट को जो है वो किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हों, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गई या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पासवर्ड बनाने के दौरान जो है आप यूज़ करते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप साइबर फ्रॉड से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा।